हम फीस बीस भी कम कर देंगे, लेकिन तुम कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले, हेलो, वो आपको शायद नहीं मिलने का। चक्कर क्या है, ये टॉपिक ईओ में है और टॉपिक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमी क्यों नहीं करवा रहा फिलहाल? इकोनॉमी के अंदर मैं बना रहा हूँ आपके लिए बजट पे मैटर, और मैंने लगभग 80% बना दिया। बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये मैं करवाऊंगा आपको, उम्मीद है कल से। तो बिल्कुल अपडेट इकोनॉमी यहाँ तक करके मैं छोड़ूंगा आपके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। 2023-24 का भारत का पूरा बजट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बजट, उसके साथ ही पढ़ेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। ठीक क्या? तो ये बजट वाला सेशन करवा दूंगा कल। अब करवाने वाला क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके लिए? आर में चल रही है इकोनॉमी, ईओ में क्या चल रही है? जो टॉपिक कहीं है ही नहीं, ना साइंस टेक है, ना एनवायरमेंट है, ना एग्रीकल्चर है, ना स्टेटिस्टिक्स है, ऐसे कुछ टॉपिक सबसे पहले कर लेंगे, बात खत्म। तो सुझाव तो मेरा हर एक आदमी को वो कर लेना। ठीक, तो साइंस एंड टेक में हम पढ़ रहे हैं क्या, विज्ञान व प्रौद्योगिकी। तो साइंस टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी वो क्या है, साफ साफ सिलेबस में लिखी हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी 10 सवाल है, सब तकनीकों से, हर एक से दो चार सवाल आने हैं, लेकिन एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है उसे पता, इसका नंबर आएगा, इसका नंबर नहीं आएगा। ठीक क्या? हर नंबर महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो इसमें कुछ बातें हमने पढ़ ली, जो पढ़ ली उनका सुनो रिवीजन 2 मिनट में। अगर आप क्लास में थे या नहीं थे, अब तक एक क्लास हुई है, सेकंड क्लास है इस टॉपिक की, यूके पीसीएस के ईओ वाले बेंच की साइंस टेक की क्लास नंबर 2। क्या है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एक 100 किलोमीटर की लाइन है, जिसके ऊपर स्पेस है और नीचे क्या है, एटमॉस्फेयर है, ऊपर अंतरिक्ष और नीचे वायुमंडल। इसकी खोज सबसे पहले 1960 में की थी थियोडोर वोन कैरमन नाम के एक साइंटिस्ट ने, जो हंगेरियन मूल का था और यूएसए में रहता था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय कहां चला गया था, हंगरी से यूएसए में, उसने की थी। तो इस लाइन का नाम क्या पड़ गया, इस लाइन को बोलते हैं कैरमन रेखा, जो अलग अलग करती है स्पेस और एटमॉस्फेयर को। ठीक है बातचीत? अगली बातचीत ये पढ़ दिया। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक प्रकार का चल रहा है स्पेस टूरिज्म। पूरी दुनिया स्पेस में पर्यटन करना चाहती है, तो इसके लिए ये लाइन एक वरदान है। धरती के ऊपर ये है अर्थ, और उसके ऊपर दो ऐसी लाइनें हैं, एक कहाँ है, रियल में कोई लाइन नहीं है, कभी तुम लाइन ढूंढते फिरो ऊपर, कहाँ दिखने रहे मुझे, ये सब इमेजिनरी लाइन्स हैं, काल्पनिक रेखा है। तो पहली वाली का नाम तो क्या है, कैरेमन लाइन, कैरेमन लाइन। और दूसरे वाली कौन है, ये है पृथ्वी कक्षा, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट, जिसे बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 200 किलोमीटर। इसमें कोई चीज छोड़ दोगे तो वो अर्थ का चक्कर काटती रहेगी एक ऑर्बिट के अंदर। लेकिन अगर कोई धरती से यान उड़े और वो इसे क्रॉस कर दे, यहां इंजन बंद कर दे, तो वो 6 मिनट तक आराम से फ्री फ्लाई करेगा स्पेस में। और क्या करेगा अनुभव, भारहीनता, वेटलेसनेस। ठीक क्या? और इसे क्या बोलेंगे, स्पेस टूरिज्म। क्योंकि ये ऑर्बिट के नीचे है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल। तो आजकल ये सस्ता है, इसमें कोई यान ऐसा चाहिए जो 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ जाए, 100 किलोमीटर के पास जाके इंजन को बंद कर दे
आराम से अपना डायरेक्शन घूमे और कहाँ जाए, नीचे। पैराशूट से कहाँ उतर जाए, आराम से नीचे। ठीक, इसके लिए काम कर रही है कौन, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां। ये हैं वो 3 बड़े खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में जो करवा रहे हैं क्या, स्पेस टूरिज्म। कौन है 3 आदमी, एक का नाम है रिचर्ड ब्रैनसन। रिचर्ड ब्रैनसन कहाँ का है, ब्रिटेन का एक उद्योगपति है बहुत बड़ा, यूएसए और ब्रिटेन में दे रहा है अपनी सेवाएं। 2004 में कंपनी बना चुका है एक वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक। ठीक, एक बड़ा मदरशिप होता है इसका, मदरशिप का बोलता है ये, एक बड़ा जहाज, उसके बीच में एक शिप है। ये कहाँ जाएगा बड़े वाला जहाज, उसे लेके ऊपर वहां छोड़ देगा, वो आराम से जाएगा और नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दे रहा है, 2-2 करोड़ रुपये इस चीज के। 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक क्या करवा रहा है, सब ऑर्बिटल, ध्यान दे रहा है एक बार, क्या लिखा हुआ, सब ऑर्बिटल टूरिज्म, ऑर्बिट के नीचे। ठीक, दूसरा आदमी कौन है, अमेजन का मालिक जेफ बोजेज। जेफ बोजेज क्या करवा रहा है, सब ऑर्बिटल टूरिज्म। कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, ब्लू ओरिजिन। और तीसरा कौन है, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक एलोन मस्क क्या करवा रहा है, ऑर्बिटल टूरिज्म। कंपनी कब बनी इसकी, 2002 में, 2000 में, 2002 इसकी, 2000 इसकी, 2004। तो अब ये नए नए खिलाड़ी बना गए हैं और क्या करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं स्पेस टूरिज्म, जो कहाँ हो रहा है, या तो हो रहा है सब ऑर्बिटल, या क्या हो रहा है फिर, जो कंपनी है एलन मस्क की स्पेस एक्स, वो तो करवा रही है कहाँ टूरिज्म, यहाँ पे, और बाकी वाले कहाँ करवा रही है, नीचे। इसके लिए क्या चाहिए, बड़े यान, हैवी, जिनकी जो स्पीड हो कितनी चाहिए, कम से कम 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। खर्चा क्या आने वाला है, ज्यादा। तो बड़ा खिलाड़ी कौन है, एलन मस्क, इस पे हैवी रॉकेट है, इसका नाम है फाल्कन। ठीक, तो क्या है कैरमन रेखा और क्या चल रहा है विश्व में अंतरिक्ष का बाजार। भविष्य में हम भी ये काम करेंगे, भारत में भी ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसे हैं और वो कहाँ जाता जाना, अंतरिक्ष में। तो संभावना है भारत के अंदर भी आने वाली है। ठीक, सस्ता हो जाएगा तो आप और हम भी चलेंगे। ठीक, क्या देख के आएंगे, स्पेस। पक्की बात है क्या, नौकरी एक बार लग जाए और हम नोट छापना शुरू कर दें, फिर दिक्कत सारे खत्म एक साथ। ठीक, तो अब इससे आगे हमने क्या पढ़ा है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और एक और चीज, हमने इससे पहले एक और बात पढ़ी है कि दुनिया के देशों में अंतरिक्ष में जाने को लेके होड़ मच गई और वहां हथियार लगाने को लेके होड़ मच गई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और दुनिया की 2 महाशक्तियां, एक यूएसए और एक कौन, यूएसएसआर, इनके अंदर ये होड़ खतरनाक रूप से आगे आ गई। और रूस वालों ने पहले कौन भेज दी, एक कुतिया लाइका, फिर कौन भेज दिया, अपना यान स्पुतनिक, और फिर कौन भेज दिया, अपना पहला व्यक्ति स्पेस में। कौन था वो, यूरी गैगरिन। और इस होड़ में अरबों खरबों खर्च हो रहे थे और अंतरिक्ष जंग का अखाड़ा बनता जा रहा था। अमेरिका ने अंतरिक्ष में क्या कर दिया, एटम बम का टेस्ट, पूरा वर्ल्ड कहां ला दिया, खतरे में दुनिया और पूरी पृथ्वी। तो इन सबको खत्म करने के लिए और अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए 1967 में क्या हो गई, एक संधि, जिसे वर्ल्ड जानता है किस नाम से, बाह्य अंतरिक्ष समझौता, जो लागू होता है 100 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी कब हुई, 1967 में। किसके बीच हुई, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के बीच, जिसमें बाद में 187 देश शामिल हो गए, 187 कंट्री। इतने देशों ने भी इस पे हस्ताक्षर करके स्वीकार कर लिया कि संधि है। संधि हुई थी कितने टाइम के लिए, ओनली
संधि हुई थी केवल 50 वर्षों के लिए, जो समाप्त हो चुकी है 2017 में, और जो समस्या आज से 50 साल पहले आई थी वो दोबारा फिर आ रही है। अंतरिक्ष फिर से जंग का अखाड़ा बनने जा रहा है और अमेरिका ने इसकी तैयारी कर ली है, और 2018 में ही क्या खड़ी कर दी है, अंतरिक्ष की अलग सेना, और उसे क्या नाम दिया है, स्पेस फोर्स, स्पेस फोर्स बाय डोनाल्ड ट्रंप, स्पेस फोर्स, जिसके लिए कम से कम 6 से 8 अरब डॉलर, 1 बिलियन डॉलर या 1 अरब डॉलर कितने के बराबर है, 8200 करोड़ रुपये के, गुणा कर लो, 50,000 करोड़ रुपये लगाने वाली है अमेरिका स्पेस में अपनी ताकत मजबूत करने के लिए, अपनी सेना मजबूत करने के लिए। तो क्या चल पड़ा है, एक संधि खत्म होने के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ 2024 में इसका नया वर्जन लेके आ रहा है संधि का, ताकि क्या हो सके, विश्व को फिर से अंतरिक्ष की सेवाएं मिलती रहें, शांतिपूर्वक रूप से मिलती रहें। कौन कहती है, ये संधि। ये संधि ये कहती है स्पेस पूरी दुनिया का है, शांतिपूर्वक रूप से सब इस्तेमाल करें, कोई भी वहां पे हथियार नहीं लगाएगा, ठीक, कोई भी देश, जो भी सेवाएं मिलती हैं सब उसका इस्तेमाल करो। आपके उपग्रह को कोई नुकसान जानबूझ के पहुंचा दे, चाहे अपने आप उसकी क्षतिपूर्ति नहीं मांग सकते हैं, नो कंपेंसेशन। ये बात हमने पढ़ ली थी, जरा सी बात आगे पढ़ी थी हमने, ईओ वाले एग्जाम के लिए आप जान लगा देना, हम भी कमी छोड़ने के, ठीक, ऐसी वैकेंसी मिलने की नहीं जिसमें ना तो कोई मेंस ना कोई इंटरव्यू, एक एग्जाम खेल खत्म, लेवल 5 की नौकरी, ठीक, क्या, और गाड़ी बंगला सब सुविधा है। बताओ, कोई फिर भी चूक जाए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अतीत से वर्तमान तक, कब से कब तक, कब से खड़ा हुआ, आज किस हाल में है, बिल्कुल अपडेट। ये मैंने आपको बता दिया कि क्लास से बाहर अक्सर नहीं पढ़ना एक भी, कुछ टॉपिक में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, नहीं तो आपका जो बहुमूल्य समय है वो आप खराब कर देंगे। वही बचाने का मेरा उद्देश्य है, ताकि उसे आप कहाँ लगा दें, केवल एक ही बात के ऊपर, और क्या बात है वो, रिवीजन। कोई डाउट रह जाए तो नंबर चल रहा है, बिना संकोच फोन मार दो, मैं आपके लिए खड़ा रात दिन तैयार। अगर कोई डाउट रह जाता है तुम्हें किसी टॉपिक के अंदर भी, तो पढ़ते हैं भारत का स्पेस कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, और अतीत से वर्तमान तक इसकी क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं और ये कहाँ स्टैंड करता है। कुछ फोटो हैं आपके लिए, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक। और ये महान साइंटिस्ट भारत का, जैसे करोड़ों के ऑफर आए लेकिन देश से नहीं गया बिल्कुल भी, कि देश क्या बनाएंगे विकसित, अपना, तुम्हारा नहीं। यूएसए वगैरह बहुत से ऑफर खत्म करती है। कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था वो स्टार्टिंग में इनके अंडर में चल रहा था। कब से, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जब चालू हुआ तो किस प्रकार चालू हुआ कि 1948 में क्या बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग बना, जिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अभी आपको फोटो दिखाया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
ठीक। 1954 में एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट ही बन गया, परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया, परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया। और इसके अध्यक्ष भी कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। और उनकी कड़ी मेहनत से 1958 में कौन बन गया? एटॉमिक एनर्जी प्लान, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, किस प्रकार से बनाएंगे परमाणु ऊर्जा, ठीक। और साथ में क्या खड़ा हो गया? एक संस्थान, नाम है बार, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्टार्टिंग में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी और परमाणु कार्यक्रम भी दोनों एक साथ चल रहे थे। अंतरिक्ष कार्यक्रम भी और परमाणु कार्यक्रम भी एक साथ चल रहे थे, ठीक। किसके अंडर में? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अंडर में। और होमी जहांगीर भाभा समय से बहुत आगे थे। समय से आगे का मतलब क्या? वो इतने आगे थे कि उन्होंने 1958-60 तक ये कह दिया था कि भारत तैयार है, आप चाहते हो तो एटम बम का टेस्ट हम तुरंत कर देंगे, हमने इतना विकसित कर लिया है भारत को पिछले 5-7 साल के अंदर ही, 47 से लेके और 60 से पहले ही। लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया कि नया नया देश है, अगर हम हथियारों की दौड़ का हिस्सा बन गए तो जो लोग हमारी हेल्प करते हैं तो क्या लगा देंगे हमारे ऊपर? प्रतिबंध। तो हम ये काम नहीं करने के। और चीन ने 1962 के युद्ध के पश्चात वो टेस्ट किया 1965 में, और हमारे साइंटिस्ट भी टेस्ट करने को तैयार थे। लेकिन होमी जहांगीर भाभा, इनकी हत्या करवाई किसने? जो गुप्त थे। ये पढ़ो जरा आपका लिखा हुआ, भाभा अमंग 117 डेड इन एयर डिजास्टर। जिस विमान से होमी जहांगीर भाभा ट्रेवल कर रहे थे स्विट्जरलैंड की आल्प्स की पहाड़ियों के ऊपर, वो विमान क्रैश कर गया। और जैसे वो विमान क्रैश किया तो कौन मरा? हमारा साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा, जिसके आरोप लगते हैं किसके ऊपर? अमेरिका। वो नहीं चाहती थी कि भारत भी एशिया में इतनी बड़ी पावर बन जाए जिसपे एटम बम का टेस्ट हो। पूरी एशिया में एक भी देश नहीं था जिसपे एटम बम हो। हम चीन से पहले काम करने वाले थे, और फिर उनकी मृत्यु के बाद ये चीज टल गई, ठीक है। और फिर कौन जिम्मेदारी किसे दी गई? फिर जिम्मेदारी दी गई किन्हें? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और स्पेस सेक्टर कर दिया कैसे? अलग। स्पेस अलग और परमाणु अलग, ठीक। और तब एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी? का नाम था इनकोस्पा। 1962 में क्या बनी है कमेटी? जब स्पेस सेक्टर के साथ साथ विकास नहीं हो पा रहा था, स्पेस सेक्टर पूरा अलग सेक्टर है और परमाणु पूरा अलग है, दोनों का सेम काम संभव नहीं है, इसके लिए प्रॉपर फंड सामान मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसे अलग किया। इसकी बनाई एक समिति, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनाई गई? 1962 में, 1962 में। और इसके हेड कौन बने? डॉक्टर विक्रम साराभाई, उद्योगपति का बेटा, छोटा मोटा आदमी नहीं, जिसकी अहमदाबाद में कपड़ा मिले हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, घर वाला को चाहता नहीं साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन इस आदमी को अलग ही धुने अपना काम करता है, ठीक। कहाँ पहुंचा? जो आज भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और फिर बहुत सारे संस्थान खुद खोले, अहमदाबाद में खोले, ठीक। कहाँ?
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत का बहुत ही। कौन जुड़े रहे उससे? जुड़े रहे उससे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई ने पूरी मेहनत की, और इनकी मेहनत के बल पे ही जो पहले एक समिति थी जिसका उद्देश्य ये था, क्या करना है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को खड़ा करना है। लेकिन तुम सन क्या देख रहे हो, 1962। इस सन में लड़ाई हुई, पैसे मिलने क्या हो गए, लगभग खत्म। इसके बाद फिर क्या समस्या दूसरी आई, 65 में फिर वार हुई पाकिस्तान से। 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, तो 2 युद्ध। और 1964 नेहरू जी की मृत्यु, 1966 लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, तो 2 प्रधानमंत्री मर गए, 2 युद्ध लड़ने पड़े, पैसा वगैरह खत्म, प्रोग्राम सब डाउन, तो सब पे लग गया ब्रेक। और बड़ी लंबी मेहनत के बाद भारत ने इतने खतरनाक परिस्थितियों में भी, जो साइंटिस्ट थे इनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, इसके बावजूद भी इन लोगों ने कड़ी मेहनत की। और कैसी मेहनत की कि बिना किसी रिसोर्स के क्या ले फिर रहे बेचारे, बैलगाड़ी, उस पे काटाओ फिर रहे स्पेस के अलग अलग सामान, जैसे कोई रॉकेट हो, कोई अन्य सामान हो इत्यादि। ठीक, और भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था वो खड़ा किया इन्होंने 1963 में। भारत का पहला रॉकेट छोड़ दिया, कब, 21 नवंबर 1963, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की ऐतिहासिक डेट। लिखते रहना जरा पॉइंटों को भाई। 21 सितंबर, 21 नवंबर 1963, ठीक। और भारत का पहला रॉकेट छोड़ दिया, कहां से, थुम्बा। कहां से छोड़ा, थुम्बा से। कोई आपसे पूछे कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे पहला संस्थान कहां खोला गया था, तो ये नाम था उसका, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS। अब मसला क्या चल रहा था कि हमें कोई रॉकेट छोड़ना है, तो अर्थ लगातार घूम रही है अपने एक्सिस पे, इसकी जो अधिकतम स्पीड है वो कहाँ है, इक्वेटर के आसपास, और भारत का जो लोअर हिस्सा है वो भी कहाँ है, इक्वेटर के पास। तो हम अगर कोई सहा जगह ढूंढ लें इस प्रकार की, जो इक्वेटर के पास हो, शांति हो, मौसम ठीक रहता हो, तो क्या मिल गया, एक धार्मिक कस्बा जहाँ चर्च हैं, बहुत सारे और सामान है, मंदिर हैं। क्या नाम है उस कस्बे का, केरल के अंदर थुम्बा। और थुम्बा में क्या बनाया, कोई जगह देने को तैयार नहीं था बिल्कुल भी। तो बड़ी मुश्किल से चर्च के पादरी ने अपना एक अहाता, एक जगह क्या दे दी, ऐसे ही कि आप यहाँ कर लियो। तो उस चर्च के छोटे से हिस्से में ही क्या कर रहे थे, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बहुत सारे हिस्से और काम। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और TERLS, इसने ही भारत का पहला रॉकेट छोड़ा, थुम्बा से ही। कब, 21 नवंबर 1963 को। और क्या नाम था इस रॉकेट का, नाइक अपाचे। कौन सी अपाचे, नाइक अपाचे, इंडिया का पहला रॉकेट, ठीक। जो एक साउंडिंग रॉकेट था। ऐसे रॉकेट अभी बता के चला मैं आपको कि अर्थ के ऊपर कौन है, एक ऊंचाई है 100 किलोमीटर, कैरमन रेखा, जिसके बाद नीचे एटमॉस्फेयर है, ऊपर कौन है, और एक है लोअर ऑर्बिट, जो किसी ऑर्बिट में नहीं जाते, कहाँ रह जाते हैं। इस प्रकार के रॉकेट अर्थ से उड़े, इसे पार किया और वायुमंडल का अध्ययन किया और नीचे गिर गए। ठीक है, आंकड़े हमें दे दिए
पैराशूट से नीचे आ गए वो, या जैसे भी, इन्हें कहते हैं क्या? तो भारत का सबसे पहला रॉकेट कौन? नाइक अपाचे, जो क्या था? एक साउंडिंग रॉकेट। दूसरा गया जिसका नाम था रोहिणी, ये भी क्या था? एक साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट वो होते हैं जो सब ऑर्बिटल अर्थात निम्न भू कक्षा के नीचे केवल पर्यावरण के अध्ययन करने के लिए होते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन हेतु। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बात में? क्लियर? भारत ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कर दिया। ठीक, जो ट्रेल थे ये कब बनाई गई थी? 2 नवंबर 1963 को। और क्या देख रहे तुम? 19 दिन में संस्था बनाकर अपना पहला रॉकेट छोड़ के दिखा दिया वैज्ञानिकों ने। ठीक क्या? ऐसे माहौल में जब देश में धन की बड़ी कमी थी, बहुत कम रिसोर्स से ही। ठीक, इसका नाम आज क्या है? हुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसी का नाम आज क्या है? VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहते हैं इसे आज। कब बना था ये? 1963 में। कोई डाउट तो नहीं? रोहित पांडे, कुलदीप, गरिमा, शुभम, सरिता, भट्ट, आरती, कोई समस्या पूछ लियो भाई, कमेंट खुले पड़े, जो मन करे लिखो आप, जो भी डाउट रह जाए कोई आपका। ठीक, अब एक दिक्कत खड़ी हो गई कि भारत में तो ऐसी कोई फैक्ट्री थी नहीं जहां स्पेस के इक्विपमेंट बनते हो। एक रॉकेट में सैकड़ों सामान चाहिए, तो इनके पापा की मिल थी अहमदाबाद में, उसका एक हिस्सा लिया और वहीं पे क्या खुलवा दी? एक फिजिक्स लैबोरेटरी, नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी, और वहीं पर स्पेस के पार्ट बनवाने शुरू कर दिए अपनी फैक्ट्री में ही। और उसका आज नाम क्या है? सैक, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। भारत में उपग्रह के जो सैटेलाइट जा रहा है उसके जो उपकरण हैं वो यहां बनते हैं, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। ठीक, गुजरात, अहमदाबाद, 1967। और वहीं पे क्या बनाया? यही बनाया एक अर्थ स्टेशन, कि जब कोई रॉकेट जाएगा तो कैसे करेंगे उस पर रिसर्च, कि किसी एक प्लेस पे अपना क्या बनाएंगे? स्टेशन। तो ये कहाँ बना है? अर्थ स्टेशन, भू स्टेशन। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक, आगे इनकी मेहनत से ही और हमारे स्पेस साइंटिस्टों की मेहनत से ही हमने 15 अगस्त 1969 को क्या खड़ी कर दी? इसरो। अब तक काम कर रही थी केवल एक कमेटी, अब बन गई एक संस्था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन? इसरो। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? बंगलुरु, बेंगलोर। ठीक है, लेकिन ये भी कहां काम कर रही थी अब तक भी, इस तारीख तक भी? किसके अंडर में? एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रही थी ये। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रही थी। अब दोनों विभाग अलग, प्रकृति अलग, ये काम चल नहीं पा रहा था। फंड मिलते डिपार्टमेंट को, इसे फंड ना मिल पाते, तो बाद में डिपार्टमेंट ही अलग करना पड़ा। ठीक है, आगे 1971 में अब रॉकेट छोड़ने हैं। थुम्बा एक धार्मिक कस्बा है छोटा, जहां पे बड़ा स्पेस नहीं है, चारों तरफ क्राउड है। ठीक, अगर रॉकेट फेल हो जाए तो लोग मर सकते हैं, तो फिर हमने एक ऐसा स्थान चुना जहां शांति है, 300+ दिन क्या है? धूप है, मौसम साफ रहता है और उसके आसपास कोई आबादी नहीं है, श्री हरिकोटा।
जहां से भारत आज अपने रॉकेट छोड़ता है। ठीक, वो कब बना? 1971। जिसका नाम है सतीश धवन श्रीहरिकोटा एप्लीकेशन रेंज। सतीश धवन श्रीहरिकोटा एप्लीकेशन रेंज, श्रीहरिकोटा एप्लीकेशन रेंज, जहां से भारत अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजता है। क्या है ये? इंडिया की स्पेस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। इसे नया नाम दिया गया है फिलहाल अभी, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। देखो जरा, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। ठीक, अब अंतरिक्ष क्या क्या अभियान चलाएगा, और ये अंतरिक्ष विभाग के अंडर में नहीं काम करेगा। किसके अंडर में काम करने का? ये परमाणु ऊर्जा विभाग के। तो फिर क्या बनाया? फिर 1972 में, सन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, आ सकता है कहीं ना कहीं। 1972 में क्या खड़ा हो गया? हम थे किसके अंडर में? परमाणु ऊर्जा के। ये खत्म कर दिया, अब बना अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग, स्पेस कमीशन एंड स्पेस डिपार्टमेंट। इसे जानते लोग किस नाम से? डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, डोस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हेड कौन बने? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक, और जो छोटी सी लैब थी अहमदाबाद में, उसे क्या नाम दिया गया? सैक। 1971 में अहमदाबाद फैक्ट्री छोटी लैब क्या बना दी? पूरा स्पेस का सेंटर बाकायदा अलग से, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जहां उपग्रह के उपकरण बनते हैं अलग अलग, अहमदाबाद। ठीक, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का ऐतिहासिक दिन, क्या डेट थी? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975, जिस दिन भारत के मित्र राष्ट्र रूस ने, जिसका उस समय नाम था यूएसएसआर, या हिंदी में क्या बोलते थे इसे, सोवियत संघ ने मित्रता के नाते भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था, भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह हमने किसे नाम दिया? अपने खगोल शास्त्री जो सबसे बड़े हुए हमारे, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह, जो कहाँ गया? 1975 में। इंडिया आज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अंतरिक्ष उपग्रह कृत्रिम बनाया। छोड़ा किसने? रूस ने छोड़ा, मित्रता में, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया नहीं लिया, आर्यभट्ट। क्योंकि हमारे पास छोड़ने वाला यान नहीं था जो उपग्रह को ऊपर लेके चला जाए, तो फिर हमने कहा ठीक है, अपना जुगाड़ खुद करेंगे, अपना यान बनाएंगे। हमने काम शुरू कर दिया। ठीक है, किसका? यान बनाने का। यानी 1970
1979 में भारत ने अपना पहला, इंडिया का फर्स्ट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब क्या, उपग्रह प्रक्षेपण प्रायोगिक यान, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, क्या नाम रखा है इसका, SLV-3। इसे मत भूल जाना। आज भारत जहां भी खड़ा है इस रॉकेट का उसमें बड़ा योगदान है। भारत का सारा मिसाइल प्रोग्राम जिस रॉकेट पे चल रहा है उसका नाम क्या है, SLV-3। यानी अब कैसे होते हैं रॉकेट्स, कोई किताब नहीं पढ़नी, बस कला से पर्याप्त है। ये हैं भारत के रॉकेट्स। सबसे पहला रॉकेट जो 1979 में हमने बनाकर खड़ा किया, क्या नाम, SLV। पहले बनाया 1979, पहले बनाया SLV-1 ट्रायल की, तो पता लगा SLV-1 तो केवल 40 किलोग्राम का सामान उठाकर कहाँ जा सकता है, 150 किलोमीटर तक। फिर बनाया उसका नेक्स्ट वर्जन कि 150 किलो सामान रखो, कहाँ लेके जाओ, 400 किलोमीटर तक। और फिर बनाया असली यान दूसरा, था ये भी कैसा, एक्सपेरिमेंटल ही। और फिर बना रियल यान, असली वाला यान, PSLV, जो उपग्रह को अपने ऊपर रख के कहाँ छोड़ सकता है, ऊपर तक। भारतीय मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस रॉकेट प्रोग्राम में जुड़े हुए थे SLV से। उन्होंने इसी रॉकेट में चेंज कर दिया। ये इसरो वाले तो क्या भर रहे थे इसके अंदर, सैटेलाइट, उन्होंने क्या भर दिया, गोला बारूद, तो रॉकेट क्या बन गया, मिसाइल। तो आज भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है वह जिस रॉकेट के ऊपर खड़ा हुआ है उसका नाम है SLV-3, जिसके हेड कौन थे बाद में, अब्दुल कलाम, मिसाइल प्रोग्राम के। ठीक, 79 के बाद ही बना सारा काम। SLV एडवांस वर्जन इसका ASLV, और रियल यान का नाम क्या है, PSLV। पहली उड़ान असफल और आज तक सब उड़ान सफल। ठीक, इसका नया वर्जन क्या बनाया हमने, और बड़ा, ये छोड़ता है कहां तक, 800 किलोमीटर तक रॉकेट को। कितना भार लेके, 2000 किलोग्राम। और जो भारी उपग्रह हैं उन्हें कौन छोड़ता है, GSLV, जिसका नया वर्जन है फिलहाल LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये सब पढ़ने वाले हम बाकायदा, ये GSLV मार्क 3 या LVM मार्क 3। इतनी बात में कोई डाउट एकदम बताओ आप, आगे चलें। ठीक, अब किस प्रकार से हमारी यात्रा स्पेस की शुरू हुई, लेकिन अब ये बताओ आज भारत कहां खड़ा हुआ है स्पेस सेक्टर के अंदर। ये तो कहानी हुई पहली। अब अतीत से वर्तमान की बात चल रही थी, किसकी बात की हमने आपसे अब तक, अतीत की, कि किस प्रकार हमारे रॉकेट गए, पहली बात क्या थी। अब क्या है, प्रेजेंट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो तुमने अभी 3 चीज देखी, ये थी वो 3 चीज, क्या, 3 बड़ी कंपनियां तैयारी कर चुकी हैं स्पेस में प्राइवेट रूप से कंपनियां बना के आदमी को ले जाने की। और इसके प्लान तो कैसे हैं, ये आदमी तो ये चाह रहा है कि मंगल पे, चंद्रमा पे क्या चल पड़े, फ्लाइट, जैसे ऑटो रिक्शा, बैठो, कहाँ छोड़ देंगे तुम्हें, चांद पे, 4 दिन बाद वापस ले जाएंगे आराम से। लेकिन क्या लेंगे, $2 करोड़। ठीक है, तो इसमें जब ये सब लोग बहुत आगे निकल जाएंगे हम तब काम शुरू करें। हम भी ये काम कर रहे हैं दुनिया को देख के, कि जब अमेरिका और नासा ने अपना बहुत सारा काम प्राइवेट को दे दिया है, जिससे रोजगार बना है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। ठीक, अब तक सारा भार किस पे था, इसरो पे, डिजाइन, डेवलपमेंट, रिसर्च, रॉकेट छोड़ना, सब। तो उसने सब काम आहिस्ता आहिस्ता सौंपना शुरू कर दिए हैं, किसे, प्राइवेट क्षेत्र को। तो हाल ही में भारत में भी जो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र है उसे खोल दिया गया है भारत के
अंतरिक्ष क्षेत्र को किसके लिए? निजी क्षेत्र के लिए। इंडियन स्पेस सेक्टर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। और लिखो जरा, शिव थानो पिल्लई, एक समिति बनाई गई थी जिसने सिफारिश दी थी कि इसरो सारा काम नहीं कर सकते, इसके लिए आप प्राइवेट को आगे लाओ। शिव थानु पिल्लई, कौन सी पिल्लई? शिव थानु पिल्लई समिति की सिफारिशों पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को 100% प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है, खोल दिया गया है। ठीक। कब ये समिति बनी थी? 2019 में, तब से। ठीक। और क्या बनाई गई है सिफारिश के बाद? इसके बाद एक सामान तो क्या बना है? ये एक सामान तो ये बना, इन स्पेस। क्या आई है? एक नई चीज, इन स्पेस। व्हाट इज इन स्पेस? अब तक तो काम बड़ी मात्रा में कौन कर रही थी? इसरो या उसकी बहुत सारी सहायक इकाइयां, सहायक इकाइयां जो उसके लिए अलग अलग सामान बना रही थी, और सारा खर्चा किसके सर पे था? सरकार के। तो उसने कहा ये काम हम नहीं करते, ये काम आप करो। तो भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है वो दमादम कहाँ आने लगा? वो आने लगा है स्पेस के अंदर। ये रहे वो फोटो जो इसका एविडेंस है। भारत की पहली साइट है, क्या तारीख लिखी हुई है? 25 नवंबर 2022, फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश। कौन कर रहे हैं? एस सोमनाथ, इसरो के चीफ। भारत ने प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भारत में अपना खुद का स्पेस लॉन्च सेंटर, जहां से क्या जाएंगे? सैटेलाइट, वो खोल दिया है। अपना खुद का अर्थ स्टेशन बना दिया है। ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें आली है। कौन सी कंपनी? स्पेस किड्स। और ये हैं भारत के दो इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने भारत का पहला रॉकेट छोड़ के दिखा दिया है दुनिया में। भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट, 3 दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या नाम है रॉकेट्स का? विक्रम। कौन सा रॉकेट? विक्रम। जब तक फोटो आप देखेंगे ना आपको पता लगने का नहीं बातचीत कि किन की बात चल रही है, क्या बना दिया है। ये हैं भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष में छोड़े गए प्राइवेट सेक्टर के रॉकेट। विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। विक्रम 1 छोड़ दिया है, विक्रम 2 छोड़ेंगे और विक्रम 3 छोड़ेंगे। विक्रम समर्पित है किसे? हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह हैं विक्रम साराभाई को। ठीक। 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है नागा, एक का एक और नाम है। क्या खोल दिए? अपनी एक कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? स्काई रूट। स्काई रूट। इसने भारत में सबसे पहली बार क्या भेज दिया अंतरिक्ष में? अपने रॉकेट। जो कैसे रॉकेट है? फिलहाल अभी छोटे रॉकेट हैं। अभी पहला क्या था? साउंडिंग। और जाने वाला कैसा? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो एक के बाद एक क्या जाने वाला? 2025 तक 3 रॉकेट की एक पूरी सीरीज। और कौन कर रहे हैं काम? ये काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के हमारे खिलाड़ी, जो कहाँ आ चुके हैं? भारत के स्पेस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। विक्रम साराभाई। ठीक। और ये दो वो आदमी जिन्होंने भारत की पहली रॉकेट उड़ान सफल बनाई, स्काई रूट और विक्रम। लिखो जरा बातचीत। अब 3 संस्थाएं हैं भारत में जो
अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। एक का नाम है इन स्पेस, एक का नाम है NSIL और एक का नाम है क्या, एंट्रिक्स। क्या नाम है, एंट्रिक्स। ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार रहना, ध्यान रखना जरा। ये आज की बात चल रही है अंतरिक्ष की, आ सकती है कहीं ना कहीं। तीन के नाम और काम ये क्या है, कब बनी है, ठीक। तो क्या लिखो, इन स्पेस, इन स्पेस। इन स्पेस। क्लास अपने आप में अल्टीमेट है, आपका काम केवल क्या है, आप समझ गए होंगे। पढ़ो, रिवाइज करो। इन स्पेस, NSIL, इन तीन की बात हमें लिखने की जरूरत है, ठीक। आज कैसे काम कर रही है इसरो और ये पूरा सिस्टम किस प्रकार से है, वो पहले क्या लिखो आप, इन स्पेस लिखो जरा। इन स्पेस, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ऑथराइजेशन सेंटर। हिंदी में राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण, प्राधिकरण, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र। स्थापना जून 2020। कब बनी है, बिल्कुल कोरोना काल में रिफॉर्म हुए ये, जून 2020। इन स्पेस, जून 2020। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इट वर्क्स अंडर डोस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। और एक स्वायत्त संस्था है, अपने काम में आजाद, एक स्वायत्त संस्था है। इट इज ए ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी। इट इज ए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट कंपनीज, सिंगल विंडो नोडल एजेंसी बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट कंपनीज। यह है निजी कंपनियों और इसरो के बीच एक सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विनियामक है। इट इज ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्पेस सेक्टर इन इंडिया। यह भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विनियामक है, विनियामक है। इट रेगुलेट स्पेस एक्टिविटीज। यह भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
यह इसरो की अंतरिक्ष सेवाओं को निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराती है। इसरो की अंतरिक्ष सेवाओं को निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराती है। इट प्रोवाइड स्पेस सर्विसेज टू प्राइवेट कंपनीज, टू प्राइवेट कंपनीज। क्या समझे? सारी बात भूल जाओ, ये समझो इस देश में अंतरिक्ष में कोई काम होगा तो ये देगी लाइसेंस आपको पहले, तब वो काम होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा आपको? इन स्पेस के पास। प्राइवेट कंपनियों को भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उससे जोड़ना हो तो कौन खड़ी है उसके लिए? इन स्पेस। मेरी प्राइवेट कंपनी है नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेज, एनजीपी बोलते हैं इसे। और ये किससे जो कनेक्ट? सरकार से, अर्थात इसरो से। और मुझे कोई सेवा चाहिए, मैंने बना दिया अपना रॉकेट, मैं कह रहा हूँ रॉकेट हमारे पास, अपना सैटेलाइट ये हमारे पास तैयार है, छुड़वा दो इसे आप, तो कौन करवाएगा ये काम? छोड़ेगा कौन? एनएसआई। सुना ध्यान से, ये सारे आदेश कौन देगा? ये प्राधिकरण। ठीक, जैसे आपके हमारे पास प्राधिकरण होते हैं, ये मकान बना रहे हैं, कैसे बना रहे हो, कैसे बनेगा, क्या होगा। तो स्पेस में जितनी भी एक्टिविटी होंगी उनका रेगुलेटर, कंट्रोलर कौन होगा? ये संस्था, इन स्पेस। तो प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर से जोड़ना, भारत के इसरो से जोड़ना, ये काम कौन कर रही है? इन स्पेस। कब बनी है? जून 2020 में। इट इज ए लिंक बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट सेक्टर। यह इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक लिंक स्थापित करेगी। इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक लिंक स्थापित करेगी। और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश, लाइसेंस आदि प्रदान करेगी। और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश, लाइसेंस आदि प्रदान करेगी। आगे क्या है इन स्पेस, आप समझ गए? अलग संस्था है, स्वायत्त बाकायदा। क्या काम है इसका? भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या होगा क्या नहीं होगा हम बताएंगे, कैसे होगा हम बताएंगे, कौन करेगा हम बताएंगे। क्या लो हमसे आप? लाइसेंस। हम करेंगे इसे कंट्रोल। ये कौन है उसके? कंट्रोलर। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन, हम करेंगे आपको ऑथराइज। इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन एंड प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक, आगे NSIL, NSIL क्या दिख रहा है आपको? लिखा हुआ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी कंपनी मतलब NSIL। NSIL is the commercial arm of ISRO. यह इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। जो भारत के निजी क्षेत्र को स्पेस संबंधी सेवाओं के लिए तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण और अंतरिक्ष सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंग्लिश में कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो विच प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर
कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर and also provide space services to private sector. यह निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र के विनिर्माण के लिए तैयार करेगी, अंतरिक्ष क्षेत्र के विनिर्माण के लिए तैयार करेगी, अंतरिक्ष क्षेत्र के विनिर्माण के लिए तैयार करेगी। यह एक सरकारी कंपनी है जो 6 मार्च 2019 को बनाई गई है, 6 मार्च 2019 को बनाई गई है। इट इज ए PSU which established on 6 मार्च 2019, 6 मार्च 2019 को बनाई गई है। ठीक है, मेरे पास बना हुआ सैटेलाइट है, छुड़वाना है। ठीक है, छुड़वाने के लिए जो ऑथराइजेशन है, जो लाइसेंस है, वो तो कौन देगी? इन स्पेस। छुड़वा लो। छोड़ेगी कौन? ये छोड़ेगी, टाइम देगी आपको, पैसा लेगी आपसे, काम कौन करेगी? ये। आप चाहते हो कि हमारे पास कंपनी है, पैसा है, सब कुछ है, आप हमें डेवलप करवाओ, क्या क्या सामान चाहिए इसरो को, तकनीक क्या है उनकी, वो दिलवाओ, हम प्लांट लगाएंगे और कंपनी बनाएंगे और इसरो को या और कंपनियों को सामान बना बना के बेचेंगे स्पेस के। तो ये काम भी कौन करेगा? NSIL। तीसरा एंट्रिक्स, एंट्रिक्स यह 28 सितंबर 1992 को बनी हुई एक सरकारी कंपनी है। इट इज ए PSU which established on 28 सितंबर 1992 को बनी हुई एक सरकारी कंपनी है। एक सरकारी कंपनी है जिसे इसरो की मार्केटिंग आर्म, वाणिज्यिक भुजा भी कहते हैं। यह विश्व को अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते करती है। इट प्रोवाइड स्पेस सर्विसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कोई देश ये कहता है कि आपका उपग्रह चक्कर काट रहा है अर्थ के चारों तरफ ऐसे, और आप वो खींच रहा है फोटो, उससे हमें कुछ लाभ होगा, वो फोटो हमें आप दे दीजिए, ठीक, तो हम करेंगे उससे एग्रीमेंट साइन कि ठीक है, लाओ इतने अरब रुपये हमें दो और हम क्या करवाएंगे आपको पूरा सेटअप रेडी कि ये लो आप सब अपना सामान लो। तो उपग्रह हमारा, खर्चा हमारा, जितनी सेवाएं हमें मिल रही हैं वो सब आपको मिलेंगी, लेकिन क्या लेंगे हम इसके? पैसे। ये काम कौन करता है? किसी विदेशी कंपनी, फेसबुक, गूगल एटसेट्रा, कोई भी चाहती हो अपना उपग्रह छुड़वाना तो लाओ पैसे दो, हम करेंगे आपके लिए व्यवस्था पूरी पूरी। उपग्रह भिजवाओ और कहाँ? लोन साइट पे। तो एंट्रिक्स जो विदेशी ग्राहक हैं उनके लिए अंतरिक्ष सेवाएं उपलब्ध कराती है कौन? एंट्रिक्स। ठीक है, यह विदेशी ग्राहकों को अंतरिक्ष सेवाएं देती है। इट प्रोवाइड स्पेस सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर्स, विदेशी ग्राहकों को अंतरिक्ष सेवाएं देती है, जैसे फेसबुक, गूगल, देश इत्यादि। फेसबुक, गूगल, ये। अब इसरो क्या काम होगा इसरो का फिलहाल? अब जा R&D ये करेगी, रिसर्च में अनुसंधान, कहाँ अभियान जाएगा ये बताएगी। अब जा कौन ये काम करेगा, कैसे करेगा, कौन बताएगी? इन स्पेस। ये काम साइट पे खड़ा होके लॉजिकल सपोर्ट हो, छुड़वाना हो रॉकेट, ये काम किसका होगा? इसका। विदेश से ग्राहक लेके आना, उनके उपग्रह छोड़ने का काम किसका होगा? इसका। ये सब संस्थाएं किसके अंडर में काम करेंगी? ये सब काम करते किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में।
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का काम करता है स्पेस कमीशन के। और कब बना था ये? और ये कहाँ काम करता है? पीएमओ के अंडर में। ये बात लिख दो, काम खत्म। कि भारत के वर्तमान अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या चल रहा है, कल लिखवाने मुझे आंकड़े। और नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 में क्या आई है हाल ही में, जिसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया अभी फिलहाल लेटेस्ट ही, वो क्या है? आप क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है? जिसको भी ईओ वाला बैच ज्वाइन करना हो वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, ऑनलाइन वाला भी या ऑफलाइन वाला भी। अभी तो वो ट्रायल देख रहा है स्पेस सेक्टर है क्या, एक नई बातचीत है। चलते हैं नए टॉपिक में, ये बात पूरी।